सर आपको कैसे पता? वो हमारे पिताजी। हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम बात करेंगे फिर आई हसीन दिलरुबा की एंडिंग के बारे में। उससे पहले जानते हैं कि कहानी में हुआ क्या। तो ये कहानी शुरू होती है जहाँ पे रानी भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और उनसे कहती है कि मेरा पति मुझे मार डालेगा। इसी के तुरंत बाद सीन 2 महीने पहले के फ्लैशबैक में जाता है और हम देखते हैं कि रिशु और रानी अब आगरा आ चुके हैं और पुलिस से छुपने के लिए अलग अलग घरों में रह रहे हैं। और अब इनकी आगरा से ट्रैवल एजेंट से बात चल रही है थाईलैंड जाने के लिए। रिशु का एक हाथ नकली होता है क्योंकि हमने पिछली मूवी में देखा है कि वो अपना हाथ काट लेता है। और अभी के सीन्स में रिशु एक कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहा है और वहाँ एक लड़की उस पे लाइन मारती है जो कि उसकी मकान मालकिन पूनम प्रजापति होती है। और इसी तरह से रानी भी एक पार्लर में काम करती है। और यहीं पे एक आदमी जो कि कंपाउंडर होता है, उसका नाम होता है अभिमन्यु, और वो रानी को पसंद करने लगता है। वो रानी से बार बार मिलने और उससे प्यार जताने की पूरी कोशिश करता है। इसी बीच एक इंसिडेंट में रानी का पर्स चोरी हो जाता है और पुलिस वो पर्स पकड़ करके लाती है। और फिर से एंट्री होती है इंस्पेक्टर किशोर की, जिसने इनका पिछला केस संभाला था। और इंस्पेक्टर रानी से बात करते हुए फिर से दिनेश पंडित की वो किताब कसौटी का कहर का जिक्र करते हुए उनसे कहते हैं कि वो रिशु और रानी का प्लान समझ चुके हैं। इंस्पेक्टर किशोर रानी को पूछताछ के लिए आगरा के पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसके कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में उससे कुछ पूछताछ करने लगता है। तभी एंट्री होती है जिमी शेरगिल उर्फ मृत्युंजय पासवान की, जो कि मरे हुए नील का सगा चाचा होता है और रिशु का भी दूर का चाचा होता है, जिसे मोंटू चाचा के नाम से वो जानता है। वो इंस्पेक्टर किशोर के दोस्त होते हैं और अब से इस केस को वही लीड करने वाले होते हैं। अब रानी से पूछताछ के वक्त बहुत सारे सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं मोंटू चाचा, जैसे कि हर हफ्ते ट्रैवल एजेंट को कॉल क्यों जाता है, आगरा में वो अकेले क्यों रहती है, उसने दूसरी शादी अभी तक क्यों नहीं की। और उसी के साथ वो एक बात और कहता है कि हो ना हो रिशु भी आपके साथ यहीं पे है। और जाते जाते रानी से कहता है कि रिशु को वो बचपन से जानता है और अच्छी तरह से उसे पता है कि रिशु जितना जमीन के नीचे है उससे ज्यादा जमीन के ऊपर है। मोंटू चाचा उर्फ इंस्पेक्टर पासवान अब वहाँ जाते हैं जहाँ पे रानी रह रही होती है और पुलिस से कहते हैं कि हो ना हो रिशु भी 2 किलोमीटर के दायरे में ही होगा। इसी बीच रिशु उन्हें देख लेता है और रानी से मिल करके उसे कहता है कि अगर मोंटू चाचा को पता चल गया है तो हम चाहे पाताल में भी छुप ले, वो हमें ढूंढ निकालेंगे। इसीलिए शायद मुझे सरेंडर कर देना चाहिए। पर रानी इस बात से साफ इनकार कर देती है और अपना प्लान बताती है कि क्यों ना मैं अपने उस आशिक अभिमन्यु से शादी कर लूं, तो उसका ये शक ही दूर हो जाएगा कि रिशु अभी तक जिंदा है। और इसी प्लान के चलते रानी अभिमन्यु से शादी कर लेती है। और शादी के बाद एक दिन नशे की हालत में रानी अभिमन्यु से सारा सच बक देती है। जिसके बाद ये तीनों यानी कि अभिमन्यु, रिशु और रानी एक मेले में मिलते हैं, जहाँ पे अभिमन्यु उनके सामने उनकी मदद करने का प्रस्ताव रखता है। इसी के बाद अभिमन्यु रिशु को अपने क्लिनिक में छुपा देता है, पर हम देखते हैं कि इसका पता पूनम को चल जाता है और पूनम उससे मिलने आती है। इसी बीच एक बार लल्लन नाम का एक आदमी भी वहाँ आता है। इसी के बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं कि अभिमन्यु रानी से सच बताता है कि कैसे उसके चाचा ने उसके पापा के साथ धोखा किया था और पूरा बिजनेस हड़प लिया था, जिसके कारण अभिमन्यु ने उसके चाचा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया क्योंकि उसे धोखा बर्दाश्त नहीं है। ये सुन करके रानी डर जाती है और भागती हुई पुलिस स्टेशन जाकर के मदद मांगती है कि उसका पति उसे मार देगा। ये वही सीन है जहाँ से मूवी शुरू होती है। लेकिन यहीं पे मोंटू चाचा पकड़ लेते हैं कि अगर तुम यहाँ हो तो वो तुम्हें कैसे मार सकता है। तब वो बोलती है कि रिशु जिंदा है और वो रिशु को मार डालेगा, तो आप उसको बचा लीजिए। जिसके बाद पूरी पुलिस फोर्स रिशु और अभिमन्यु को ढूंढने जाती है। जब वो ढूंढने जाती है तो उनके सामने एक नया ही खुलासा आता है, जहाँ पर उन्हें पूनम और लल्लन की लाश मिलती है। जिसके बाद पूरा केस पलट जाता है और इन दोनों के खून के सस्पेक्ट में रानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। रानी को गिरफ्तार करने के बाद रानी को बहुत मारा जाता है और ये बात मीडिया को भी जानबूझ के बता दी जाती है ताकि ये बात रिशु तक पहुंच जाए। रिशु ये खबर सुन करके एक वीडियो वायरल करता है और पुलिस को भेजता है कि वो सरेंडर करने को तैयार है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि वो सरेंडर करेगा यमुना नदी के रेलवे ब्रिज पर, जहाँ पे रानी उसके पास खुद चल करके आनी चाहिए, जिसके बाद वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। पुलिस इस चीज के लिए मान जाती है और सारा का सारा प्लान रेडी हो जाता है। जब रेलवे ब्रिज पे सब लोग आते हैं, रिशु सामने आता है, यहाँ से रानी को भेजा जाता है। जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ से पूरी पुलिस फोर्स जाती है और ऑर्डर्स के चलते एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है
पर उसमें से एक पुलिस निकल करके सामने चला जाता है और ये कोई और नहीं जबकि पुलिस के बेस में अभिमन्यु होता है। ये आगे जाकर के उन दोनों पे रिवॉल्वर तान देता है और इन तीनों में आपस में कुछ छीना झपटी होने लगती है। जैसे ही पुलिस फोर्स आगे बढ़ती है, ये तीनों की इस छीना झपटी में तीनों ही पानी में गिर जाते हैं और ये सब कुछ और नहीं जबकि इन तीनों की सोची समझी साजिश होती है। पर मोंटू चाचा चुप कहाँ बैठने वाले थे, वो बहुत दिमाग लगाते हैं और ये सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिशु ने सरेंडर करने के लिए रेलवे ब्रिज ही क्यों चुना और फिर उसके बाद ये तीनों यमुना में क्यों कूदे जहाँ पर काफी सारी मगरमच्छों की जनसंख्या थी। पर कोई भी चीज सामने ना आने की वजह से केस को क्लोज कर दिया जाता है। अब कहानी जाती है 6 महीने बाद की, यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिमन्यु ने किसी तरीके से रानी को रोते हुए उस नदी से बाहर निकाल दिया था और रानी रिशु का नाम लेकर के रो रही थी क्योंकि वो पानी में ही रह गया था। जिसके बाद अभिमन्यु और रानी देवसर यानी कि हिमाचल प्रदेश में जाकर के बस जाते हैं और वहाँ पर अपनी जीवनी जी रहे होते हैं। लेकिन एक दिन रानी को एक क्लू मिलता है कि रिशु जिंदा है और फिर यहाँ से ये लोग फिर से अपना एक प्लान शुरू करते हैं जिसके तहत रानी मोंटू चाचा को एक किताब भेजती है, मगरमच्छ का शिकंजा। जब मोंटू चाचा वो किताब पढ़ते हैं तो उन्हें पता लगता है कि असली प्लान क्या था। प्लान के मुताबिक रानी, रिशु और अभिमन्यु इन तीनों की प्लानिंग थी कि ये लोग यमुना नदी में कूदेंगे और मगरमच्छ इन्हें नहीं खाएंगे। ये प्लानिंग ये 3 दिन पहले से शुरू कर देते हैं जिसके चलते रिशु और अभिमन्यु 2 किलोमीटर आगे जा करके मांस डालते हैं और मगरमच्छ को वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद पानी में कूद के अपनी जान भी बचा लेते हैं। रानी इसी के साथ उसी किताब के साथ वो एक नोट भी भेजती है कि तोता मैना लवर्स पॉइंट पे देवसर और हिमाचल प्रदेश में आकर के मोंटू चाचा उनसे मिले। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर रानी उस पीक पॉइंट पे खड़ी होती है, अभिमन्यु वहाँ आता है और मोंटू चाचा भी वहीं खड़े होते हैं। वहीं पे रानी पूरी असली कहानी बताती है कि किस तरीके से पानी के अंदर ही अभिमन्यु ने रिशु को मार दिया और उसके बाद आकर के इसके साथ बस गया। ये बोलने के बाद रानी वहाँ से छलांग लगा करके अपनी जान दे देती है और मोंटू चाचा उर्फ इंस्पेक्टर अभिमन्यु को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और एक रेस्क्यू टीम लगा देते हैं रानी की लाश के लिए। अब आते हैं हम मेन एंडिंग के तरफ जहाँ पर अभिमन्यु मोंटू चाचा से पूछता है कि आपको लाश नहीं मिली ना। यहीं पे मोंटू चाचा समझ जाते हैं कि कोई नई चाल चल करके रिशु और रानी फिर से फरार हो चुके हैं। यहीं पे एक बात और हमें पता लगती है कि अभिमन्यु कोई और नहीं, फेमस क्रिमिनल नॉवेलिस्ट दिनेश पंडित का सगा बेटा है। अब कहानी में हम पीछे जाते हैं ये जानने के लिए कि रिशु आखिर जिंदा कैसे बचा। तो हम देखते हैं कि अभिमन्यु रिशु को मारने के लिए उसका हाथ निकाल देता है और रिशु उसी हाथ का इस्तेमाल करते हुए मगरमच्छ से बच निकलता है और बच निकलने के बाद वो किसी तरीके से रानी को अप्रोच करता है और फिर उसके बाद ये लोग एक नई चाल चलते हैं जहाँ पे रिशु और रानी फिर से मिलकर मोंटू चाचा को पिक्चर में लाते हैं और वो अच्छी तरह से जानते थे कि अभिमन्यु जिसपे इतनी सारी मौत का इल्जाम है उसे पुलिस पकड़ लेगी और रिशु तो पहले ही मरा हुआ साबित हो चुका है और रानी कूद करके अगर अपनी जान दे दे तो ये पूरा केस इनके फेवर में आ जाएगा और सारा का सारा इल्जाम लगेगा अभिमन्यु पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी अपने परिवार वालों को मारने का, पूनम को मारने का, लल्लन को मारने का, रिशु को मारने का और अब रानी को मारने का भी आरोप लग जाएगा। इसी तरीके से अभिमन्यु भी रास्ते से हट जाएगा और पूरा का पूरा केस क्लियर हो जाएगा। हालांकि रिशु और रानी अब ये बात नहीं जानते थे कि अभिमन्यु भी कोई छोटा खिलाड़ी नहीं है और क्योंकि अभिमन्यु का बाप कोई और नहीं जबकि दिनेश पंडित है तो ऐसी कोई किताब नहीं है जो उसके पास नहीं है और उसने पढ़ ना रखी हो। और जैसा कि हमने देखा है कि रिशु और रानी के सारे प्लान्स सिर्फ और सिर्फ दिनेश पंडित की नॉवेल से निकल के आते हैं, तो अब ऐसा कोई प्लान नहीं होगा जो अभिमन्यु से बच के जा सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब अभिमन्यु मोंटू चाचा की गिरफ्त में है। मतलब कि अगर रिशु और रानी अब कोई भी अगला कदम उठाते हैं या कोई भी प्लान करते हैं तो अब उनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अब पार्ट 3 में हम ये देखेंगे कि यहाँ से रिशु और रानी कैसे बचते हैं, क्योंकि अब उनके पीछे मोंटू चाचा के साथ साथ अभिमन्यु भी है और अभिमन्यु वो कैरेक्टर है जिसको दिनेश पंडित की सारी किताब कंठस्थ है, तो उनका कोई भी प्लान इनसे बच के जाना नामुमकिन है। तो एक लेवल और ऊपर जाकर के वो क्या प्लानिंग करेंगे और कैसे उनकी ये साजिश फिर से कामयाब होगी, ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तो ये सब हुआ फिर आई हसीन दिलरुबा में। आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।